कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरह से वो बम्बार्डमेंट कर रहे थे और उतर आए थे ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने पे, आप कह सकते हैं कि उसको तोड़ने पे उसके जो सिविल एमिनिटीज हैं जी, रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन हैं जी, पेट्रोकेमिकल है, फर्ग आइलैंड है, जब ऐसे कह रहे थे और कर रहे थे, जी और दूसरी तरफ उन्होंने जो अपने रिटोरिक, अपनी बातों से, जी, अपनी स्टेटमेंटों से प्रेशर डाला कि अभी ये जो ईरानियन सिविलाइजेशन है ये खत्म हो जाएगी, ये मैं बिल्कुल इसको तबाह कर दूंगा, और जिस तरह वो अड़ गए थे, और मैं समझता ये एक उनकी चालाकी थी, या जैसे कह दीजिए कोई एक अपनी चाल थी, कि उन्होंने ईरान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डाला। और कुछ हद तक मैं ये भी कहूंगा कि ये जो हमारे ईरान के अंदर हैं अभी लोग, वो अड़ियल इतने, वो जो जिसे कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स या फंडामेंटलिस्ट वाली लीडरशिप नहीं रही, जैसे अमेरिकन कह रहे थे कि वहां पे अब लेस रेडिकलाइज लोग हैं, उनके जैसे फॉरेन मिनिस्टर हैं और दूसरी लीडरशिप आ गई है, जो यंग लोग ऊपर उभर के आए हैं, उनकी भी सोच में थोड़ा बदलाव तो आया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा देश टूट रहा है, तो उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई है। मैं ये कहूंगा कि बहुत समझदारी की बात है, और वो भी मान गए कि हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मज को उसको अनलॉक कर देंगे, और मगर उन्होंने लीवरेज जो जिसको कहते हैं अपने हाथ में, चाबी अपने हाथ में है, मिलिट्री की चाबी उन्हीं के हाथ में है, 15 दिन के लिए उन्होंने खोल दिया है। और दूसरी तरफ जिसे कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है जी, कि जो ये 15 पॉइंट इन्होंने रखे हैं, वो अभी जो इंटरकुलेटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों तरफ के टीमें जो आई हुई हैं, हाँ, वो उनके ऊपर विचार करेंगे और देखेंगे कहां तक कितनी चीजों को वो मान सकते हैं। खास करके जो उनकी बहुत बड़ी डिमांड रही है वो ये है कि इसको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए। अभी एक वेरिफिकेशन का पीरियड भी शुरू करेंगे, उनके जो जहां पे एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम उनकी स्टोर की है, उनकी इंस्पेक्शन, ऐसी चीजें फॉलो करेगी अमेरिका। उनको ये एक जैसे कहते हैं कि अंदर जाके जान पड़ताल करेगा, ठीक है, और फिर देखेंगे कि हाँ आगे कैसे बात बढ़ती है। ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में तो के लिए आ गए। जी सिंह साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। पहले मैं बस इसी को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हुआ कैसे ऐसा हो गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सपना देख लिया? क्या अचानक उनको किसी बात को लेकर के लगा कि वो ये मान ही जाना चाहिए? क्योंकि अगर ईरान अपने पॉइंट्स पे, जो 10 पॉइंट्स जो ईरान ने वाया पाकिस्तान भेजी है, वो तो वही मांगे हैं जो पहले से ईरान चाह रहा था। फिर भी अब्दुल वाहिद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ हो गया? कैसे ये बात बन गई? बहुत अच्छी बात है, दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन हुआ कैसे? देखिए, बात वगैरह कुछ नहीं बनी है, ये सिर्फ मीडिया की कुक्ड अब स्टोरीज हैं। सिचुएशन वही है, ईरान के जो 10 पॉइंट्स थे उस पर जो है ईरान रिजिड है अभी भी। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी बातें जितने जो कुछ हैं कि भाई आबनाए हुर्मुज खोल दिया गया है, पहले जैसा था आज से 10 रोज पहले, सिनेरियो आज भी वही है। उस पर बातचीत होगी, उसके बाद खोला जाएगा। जुमे को इस्लामाबाद में जेडी वैंस और जो ईरान की पार्लियामेंट है मजलिस स्पीकर उसके मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जब इन दोनों के दरमियान इस्लामाबाद में बातचीत होगी तो उसकी क्या मॉडलिटीज होती हैं, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। अभी सूरत हाल बिल्कुल वही है, सिर्फ इतना बदला है कि बम्बारमेंट रुक गया है, ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक रुक गई है। लेकिन अब्दुल वाहिद जी, ये तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया ना, उनका ट्वीट है ट्रुथ सोशल मीडिया पर कि क्या बात हुई है और क्या हम करने जा रहे हैं। यहां तो बात ये थी कि बिल्कुल बस एक रात काफी है, तबाह कर देंगे पूरा, मतलब स्टोरेज में पहुंचा देंगे, और फिर अचानक ये बात होती है कि वी अग्रीड ऑन दिस सीज फायर।
अगर हम पिछले 200 साल की तारीख देखें पूरे दुनिया में, तो इस तरह से पहली बार है कि अवाम अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अपने जितने पावर ग्रिड और इतने सबके हैं, इन सबको बचाने के लिए अवाम इस तरह से सड़क पे आई, और न सिर्फ रोड पे आई बल्कि उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया। तो इसलिए जो है अमेरिका को अगर उन सबको उड़ाना पड़ता, ब्रिजेस वगैरह सबको, तो कई लाख लोग मारे जाते। क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त करता, या फिर वो है तो कम से कम अगर 1-2% भी। और दूसरी बात ये, इस वक्त ईरानियों को चाहिए कि वो जो है एक तरह से ग्रेटिट्यूड करें ट्रंप का, इसलिए नहीं कि जंग रुकी है, इसलिए कि उन्होंने बोला था कि मैं जो है आज की रात एक सिविलाइज्ड नेशन को मलियामेट कर दूंगा। इसका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने सर्टिफिकेट दे दिया कि सिविलाइज्ड अगर कोई कंट्री है तो वो ईरान है, यूएस की तरह गलती की खोज नहीं है। जी ओके, तो ये जो है बड़ी बात है कि उन्होंने ईरान को एक सिविलाइज्ड नेशन की ओके ठीक है, ये आपका एक नजरिया है और बातों को करने समझने का अच्छा है। अब्बास सिद्दीकी साहब, आपके पास आना चाहता हूं। अब्बास सिद्दीकी साहब जो है, आपके बता दें उनके बारे में कि काफ़ी गहरे इनके ताल्लुकात हैं और ईरान की तहजीब व सकाफत, वहाँ की तरक्की, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ के कल्चर, तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपका रद्द-ए-अमल आप बताएं कि ये जो डेवलपमेंट है इसे आप कैसे देखते हैं और आगे का रोड मैप आपको क्या नजर आ रहा है? अब्बास सिद्दीकी साहब, आपको शायद अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है? आ रही है, बोलें। बेसिकली मैं पूरे हिंदुस्तान के सारे आवाम जी बिल्कुल आ रही है, आप बोले जी। कि जो आज ईरान ने एक मुतकब्बिर कंट्री के जो सदर है जी, उनका तकबर तोड़ा है, तो उस मुनासबत से मैं पूरे हिंदुस्तान के अवाम, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम हमेशा इंसानियत के साथ साथ रही है, मुबारकबाद पेश करता हूं जी। अब आपने जो, मैं उस तरीके से आपको जवाब देना चाह रहा हूं। बेसिकली ईरान का जो कल्चर है, मैं तकरीबन 14 साल वहां रहा हूं और मैंने अच्छी तरीके से देखा है वहां के कल्चर को जी। मैं ऐसे मिसाल देना चाह रहा हूं कि ईरान में अगर मियां बीवी के बीच में लड़ाई हो और वो खतरनाक लड़ाई हो, अगर किसी गैर ईरानी ने उसमें दखालत करने की कोशिश की और नेचुरली उन मियां बीवी के दरमियान जो एक जंग होती है वो सलाह में चेंज हो जाती है, यानी कि वो आपस में मिल जाते हैं। इसके लिए ईरानी जो कौम, उनमें दो चीजें पाई जा रही है 1979 के बाद। एक तो जो वहां का रिवोल्यूशन आया है, और रिवोल्यूशन के बाद जिसको आप रेडिकल इस्लाम कह रहे हैं, तो मैं ये चीज कबूल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस्लाम जो है, अगर रेडिकल इस्लाम होता तो तब आईएस का जन्म फिर ईरान में होता। अब्बास साहब, मैं थोड़ा, देखिए हमारे पास काफी मेहमान है, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आप अपनी बात बिल्कुल एकदम इख्तिसार के साथ करें। ये कैसे मुमकिन हो पाया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। जी, बेसिकली बात यह है कि मैं उसी बात की तरफ जाना चाह रहा हूं कि ईरानी कौम में जो 1979 के बाद जो रिवोल्यूशन आया है, वहां बेसिकली जो एक आइडियोलॉजी है, करबला की आइडियोलॉजी है, करबला के आइडियोलॉजी को उसी तरीके से अपनाया गया है जिस तरीके से एक तारीख है करबला, वाकई करबला की। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को वो बड़ा फख्र से महसूस करते हैं कि हम भारत है, क्योंकि मैं पहले ही आपकी खिदमत में कह चुका हूं कि इन दो चीजों पर वो अटल है हमेशा। मैंने सबसे पहले जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त एक टीवी डिबेट में मैंने यही बात की थी कि ईरानियों की कामयाबी यही है कि अगर कल रात ईरानियों के लिए बड़ी इंतहाई खतरनाक बकौल ट्रंप थी, लेकिन अगर ईरानी के ऊपर एटमी
बम अगर उनके ऊपर भी गिराया जाता, अगर 1 करोड़ मर जाते तब भी वहाँ 8 करोड़ रह जाते, लेकिन वो 8 करोड़ बराबर उसी तरीके से मुकाबला अमेरिका और इस्राइल के साथ कर ले। बिल्कुल, तो ईरान जो है वो झुकने को तैयार नहीं था, वो उसे इसलिए जो है अमेरिका को बहरहाल टेबल टॉक तक आना पड़ा और युद्धविराम करना पड़ा। आप हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जाकिर, फर्स्ट रिएक्शन यही है आपका, मैं जानना चाहूंगा कि ये युद्ध विराम हो चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, मतलब वो कैसे मुमकिन हो पाया? अभी बहुत तरह की बातें हमने सुनी है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? और उससे बड़ा सवाल ये कि ये कितना इसमें जो है परमानेंसी रहेगी? ये 2 हफ्तों का ये फिलहाल अभी ये युद्ध विराम है, इसके आगे अंजाम इसका क्या हो सकता है, कैसे ये आगे बढ़ेगा? देखिए, जो ये इतना कुछ घंटे पहले जो है प्रेसिडेंट ट्रंप कह दे रहे थे कि मैं इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा जी, निस्त नाबूद कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा, लेकिन अचानक जो है ये फिर जो है अनाउंसमेंट हो जाता है। और ईरान ने 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया, उस पर ट्रंप ने कह दिया कि वर्केबल है, कि इस पे काम किया जा सकता है। उन 10 पॉइंट प्रोग्राम में कोई भी शर्त जो है वो ट्रंप का ना तो ट्रंप के लिए एक्सेप्टेड होगी, ना तो इजराइल के लिए एक्सेप्टेड होगी। हुर्मुज रहेगा, इनरिचमेंट रहेगा, नो एग्रेशन रहेगा, लेबनान का मसला रहेगा, ये सारी चीजें जो है मिसाइल का मसला रोका नहीं जाएगा। जो भी ईरान का था उसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम्स हैं जी, वो बिल्कुल बरक्स है, उल्टे है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 15 पॉइंट दिए थे, उसमें कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग पोल हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? हुआ इसलिए है कि 2-3 चीजें। नंबर 1, ईरान की मजबूत पोजीशन, आखिर तक वो लड़ता रहा और इजराइल को वो शिकस्त दी है जिसको मीडिया अगर दिखाता तो हमको आपको मालूम होता कि इजराइल की क्या पोजीशन थी। दूसरा जो है, जिस तरीके से हुर्मुज पे कंट्रोल किया इजराइल ने, वो एक शहरग हो गई जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ने लगा। और अमेरिका जो है हर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, उसको खाली नहीं कर पाया। तो उसको लगा कि अगर ये वार और ज्यादा चलती है तो ये तबाही और होगी और सारी दुनिया इनके खिलाफ खड़े हो गए। नेटो भी नहीं आ रहा है और हो सकता है चाइना रशिया भी साथ, अगर न्यूक्लियर वगैरह का काम होता है तो चाइना रशिया भी आ जाएगा। और सर पे उनके नवंबर का मिड टर्म इलेक्शन है। अगर ये वार 1 महीना और चल जाती तो ट्रंप को लामहला इम्पीचमेंट का सफर करना पड़ता। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि जो 13 बेसेस बना के इन्होंने अरब की सिक्योरिटी की बात की थी, ये तो बिल्कुल हवा हो गई। सबसे ज्यादा जो परेशान हुए, सबसे ज्यादा जो खतरा महसूस कर रहे थे वो अरब के रूलर्स थे जी। और इन्हीं लोगों ने ये जो है टॉप को ऑर्गेनाइज किया, बैकडोर चैनल की डिप्लोमेसी किया, ट्रंप को भी मजबूर किया, ईरान को भी समझाया कि आपकी जो बातें हैं उस पर बात की जाएंगी। अब फ्राइडे में क्या होता है ये देखने बात है, लेकिन ये हम इस पॉइंट पे पहुंच गए कि अमेरिका अपने आर्म से किसी भी कंट्री को नहीं झुका सकता अगर वो खड़ा हो गया है। ओके। और हकीकत एक बात और है कि गाजा में जो इजराइल ने, अमेरिका ने गाजा में जो बर्बरियत दिखाई थी, दुनिया शायद अपना जख्म चाट रही थी और इसमें ईरान का खुल के सपोर्ट किया, बच्चा सपोर्ट कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो है उनके ऊपर एक बोझ की तरह लगा कि नाउ और नेवर। इन चीजों ने इनको मजबूर किया, अदरवाइज ये मजबूर ना होता। अब ये कंटिन्यू कब तक होगी ये ईरान के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी मजबूती से अपने पॉइंट पे खड़ा रहता है। इसको आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो बहुत ही डिसाइसिव पॉइंट बन गया है इस सारी चीजों को इसमें टॉकिंग टेबल पर लाने के लिए जी। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसने जो है, और यही सस्टेन करेगी। ठीक है, ओके। मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा जी सिंह साहब, क्या ये स्ट्रेटेजिकली वाकई एक ऐसा कदम था ईरान का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका उसे खुलवा नहीं पाया इस युद्ध विराम से पहले तक? जो अभी बातें हैं कि उसे खोला जाएगा लेकिन उस पर कंट्रोल जो है रहेगा, टेक्निकल कुछ चीजें हैं। क्या यही एक सबसे बड़ा कारण बन गया जी साहब, आपको भी यही लग रहा है? हाँ जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो यहाँ का कोस्टल एरिया है, टेरेन है, जो वहां जो इनके लॉन्चिंग साइट्स हैं मिसाइल्स के, वो बिल्कुल वेल प्रोटेक्टेड है और दुनिया की आंखों से छुए हुए हैं। तो वहां से जो मिसाइलें, इनकी गन पावर जो है, शक्ति है, जो फायर पावर है इनके अंदर, वहीं से कंट्रोल कर रहे थे। और
अमेरिका जो था वो यहाँ पे बम्बार्डमेंट करे भी तो कहाँ करे, क्योंकि ये टेरेन जो है ये बहुत ही मजबूत है, क्योंकि रॉक्स हैं वहां पे, और उसको भारी तो पड़ रहा था, इसमें दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर अमेरिका चाहता तो वो प्रेशर ला सकता था ईरान के ऊपर उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके जी, क्योंकि जब दुनिया के अंदर आप उनके ब्रिजेस को सर मेरा सवाल तो वही है ना, ये तो अमेरिका चाहता, आप कह रहे हैं अमेरिका ने तो चाहा ही था, उन्होंने तो घोषणा भी कर दी थी, और जो डेडलाइन जो खत्म होने वाली थी उससे ठीक पहले आप देखिए कि वहां पर अटैक भी हो गया था, एक इस्फहान पे एक रेलवे ट्रैक पर अटैक हुआ, फिर उससे पहले एक जो सबसे बड़ा वहां का रेलवे नहीं, एक दूसरा पुल था, B1 पुल, उसको वहां पर गिरा दिया गया था। ये तो पहले ही हो चुका था। मैं वही कह रहा हूं कि इनके ऊपर भी प्रेशर तो आया है, जो अभी वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं ईरान को, उन्होंने भी रियलाइज किया कि हम अपने देश को तोड़वा लेंगे उनसे, बिल्कुल हम कहां जाएंगे। अरे भाई, उन्होंने भी जीना है, उन्होंने रहना है, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आगे क्या मौसम आ रहा है, ये सब चीजों को उन्होंने भी अपने सोच के अंदर ऑन बोर्ड लिया, उसको समझा है। ये नहीं आप कह सकते कि ये जो ईरान है वो बिल्कुल अपनी जगह पे अड़ गया, जकड़ गया। वो अगर जकड़ता तो उनको भी भारी पड़ता बहुत, और फिर प्रेशर के नीचे आके जो उनकी पब्लिक है, जो उनके ऊपर सफरिंग होती है, नुकसान तो अपना ही होता है ना, एक चीज के ऊपर अड़ जाना। तो उन्होंने भी समझदारी दिखाई, जैसे मैंने कहा। ये उन्होंने इतनी वो जो है, जैसे कहते हैं ना कि एक बात के ऊपर फंस जाना, अड़ जाना, अटक जाना, वो अटके नहीं, वो ठीक किया उन्होंने। ये भी उनको आप उनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जो समझदारी होती है तो इसी में है ना कि थोड़ी सी आप अपना हाथ भी ढीला करें, और आगे वाले समय में देखेंगे आप कि ये जो अमेरिका है और दोनों आपस में किसी एक मीटिंग पॉइंट पे, मिडिल ग्राउंड पे आएंगे। ये बात नहीं है, अगर ईरान को पीस चाहिए, नहीं तो फिर वो बम्बार्डमेंट शुरू करेंगे और इतनी बम्बार्डमेंट करते रहेंगे, और हो सकता है कि हॉर्मुज से अनलॉक इनको करना पड़े, मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, इतने मिडिल ईस्ट के देश है, इस्लामिक देश भी इनके अगेंस्ट है, उनको भी नुकसान हो रहा है। जी अब्दुल वाहिद, मेरा सवाल आपके पास ये होगा, जो जे सिंह साहब बात कह रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूं कि क्या ईरान ने भी वाकई थोड़ी लचक दिखाई है, और लचक इस बात को लेकर के कि ईरान इससे पहले ये कहता रहा कि हम कोई सीज फायर के लिए तैयार नहीं होंगे, यानी युद्ध विराम नहीं, हमें मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा चाहिए। तो लेकिन यहां तो युद्ध विराम की बात है, सीजफायर की बात है। दूसरी बात यह कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर इंटरनल भी इतना ज्यादा बढ़ गया था? 85 के आसपास जो सेनेटर्स थे वो जो है इन्हें हटाए जाने की तरफ बातें करने लगे थे कि इंपीचमेंट का मूव लाया जाना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी वो घटने लगी थी। तो क्या ये इंटरनल एक्सटर्नल तमाम तरह का प्रेशर है? नाटो का उन्होंने सहारा लेना चाहा, वो कामयाब नहीं हो पाया। यूएन में रेजोल्यूशन लाना चाहा बहरीन के जरिए से, वो कामयाब नहीं हो पाया। तो क्या ये वाहिद रास्ता रह गया था कि हॉर्मुज़ को खुलवाया जाए, चाहे जिस वजह से भी हो, चाहे जैसे भी हो? अब्दुल भाई। जी बिल्कुल। और लेकिन जो है उसके अंदर देखना होगा, अभी भी सारी निगाहें इस्लामाबाद मीटिंग पर हैं कि वहां पे जो है डिस्कशन के बाद उसका आउटकम क्या आता है। जब तक उसका आउटकम ना आ जाए तब तक ये सब माना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, ये प्री मैच्योर स्टेटमेंट होगा। तो अभी जो है, अभी कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं हुआ है। जो सूरत हाल आज से 8-10 रोज पहले थी वही सूरत हाल है, ईरान के कंट्रोल में है अभी भी। और दूसरी बात, ये जो है डायलॉग वगैरह शुरू हुआ है, उसके पीछे जो है सबसे बड़ा हाथ चाइना का भी है। सिर्फ पाकिस्तान डायलॉग टेबल पर इतना कैपेबल नहीं है कि वो ईरान को ले आए। तो और दूसरी बात, लेकिन ईरान इसकी तरदीद कर रहा है। देखिए, तरदीद करते हैं लोग, कोई भी आदमी डायरेक्टली बोलेगा नहीं कि मुझे रशिया ने बोला है, उसने बोला है, बगैर किसी इस तरह की, क्योंकि ईरान जो है उस बात पर रिजिड था कि हमें पॉज नहीं चाहिए, सीज फायर नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और उसके लिए गारंटर कौन होगा? या तो रशिया होगा या फिर चाइना होगा। तो सीधी सी बात यह है कि कुछ बैक चैनल से, क्योंकि आप देखिए सऊदी अरब और तुर्की और मिस्र, इन तीनों के वज़राए खारजा जब लास्ट वीक जो है इस्लामाबाद में मिले थे, उसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर खारजा जो है उन्होंने बीजिंग की विजिट की थी। तो जाहिर सी बात है कि उसके फौरन जो है विदिन 24 आवर्स जो है विजिट उनकी चाइना किस लिए हुई थी?
क्या क्या बातें हुई थी। ये बात आप तो वो जो जो है मामला वही है। ओके, अब्बास साहब, मेरा आपसे सवाल एक ये होगा कि क्या ईरानी अवाम में अब आप महसूस कर पा रहे थे कि ईरानी अवाम जाहिर सी बात से खुश है? काफी तस्वीरें आ रही है, हम देख पा रहे हैं कि वो काफी खुश है। और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपको अब क्या महसूस हो रहा है? इससे पहले चूंकि बातचीत का या डायलॉग का अब इससे पहले भी तजुर्बा रहा है, लेकिन उसके बावजूद फिर क्या हुआ है, किस तरह से हमले हुए हैं, तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि ये जो हुआ है ये सब कुछ इस पर बिल्कुल पूरा इस पर यकीन किया जा सकता है, करना चाहिए? बेसिकली बात यह है कि जो ईरानी कौम है, 1979 जब रिवॉल्यूशन जब आया है, 1980 में ही जंग की शुरुआत हुई थी। ये आज की जंग नहीं है, बल्कि ये 1980 से लेके आज तक अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है। जो मतलब सैकड़ों सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर, और ईरानी कौम को इन चीजों की आदत हो चुकी है। 80 से लेके 88 तक जो इराक के साथ जंग थी, वो इराक के साथ नहीं थी, बल्कि इराक के पीछे अमेरिका और जितने भी कंट्रीज थी वो ईरान के खिलाफ थी। उसमें भी उन्होंने जीला है, और ऑटोमेटिकली जब उनके मतलब जहन इन चीजों के लिए आमादा है, तब भी आज आप ईरान में लाखों लोग जो रोडों पे निकल के खुशियां मना रहे हैं। इसका मतलब कि अगर आगे भी ये जंग शुरू हो, आगे भी इसको जारी रखे, और तब भी ईरानी कौम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। डॉक्टर जाकिर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इन सब के बीच डॉक्टर जाकिर, आप इसराइल को कैसे देख रहे हैं? उसका रुख क्या हो सकता है? क्या इसराइल की ये कोशिश होगी कि ये जंग रहे इसी तरह से, मतलब युद्ध विराम जो है वो रहे और फिर आगे भी जंग बंद ही रहे? क्योंकि इसराइल के जो अपोजिशन लीडर है वो कुछ और ही कह रहे हैं वहां पर। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। जी बिल्कुल बेबस कंट्री नजर आ रही है। अगर इसने अलाउ किया होता ना, वहां पे 5 साल का जो है सजा रखी हुई है अगर कोई भी पोस्ट डालता है, हमको मालूम होता कि क्या हालात इजराइल के हैं। चीफ नहीं निकल पा रही है, एक तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि इसके ऊपर हम भरोसा भी नहीं कर सकते। यही एक वाइल्ड कार्ड बनेगा जो कि इस सारी चीजों को साबोटेज करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसको भी अक्टूबर में, नेतन्याहू को भी अक्टूबर में इलेक्शन फेस करना है जी। तो जब दोनों मिलके चल रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर, ये दोनों भाई हैं एक तरीके से। और यहाँ पे इजराइल जो है थोड़ा पेशेंस रखेगा, लेकिन इसने ये कह दिया है कि हम लेबनान के इशू को नहीं मानते, वहां पे वार करते रहेंगे। तो यहीं पर एक मसला आएगा। और हिजबुल्लाह ने ईरान से कहा है कि आप अगर कोई सेटलमेंट करते हैं तो हमको भी लेके करिए, नहीं तो ये तो अनइक्वल जो ट्रीटी हो गई। ओके। तो यहाँ पे ये बात फंसेगी आने वाले, अब देखते हैं फ्राइडे में क्या है, लेकिन ईरान इसको हैंडल करेगा। तो फ्राइडे में जेडी वांस भी होंगे, ये भी बात मान ली गई ईरान की तरफ से, क्योंकि इससे पहले बातचीत में जेडी वांस शामिल नहीं थे। जी, एक पॉइंट और कह रहे हैं जी। इजराइल जो है इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई मतलब कोई बेट नहीं लगाया जा सकता कि ये नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, देखते हैं क्या